हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एजुकेशन मैनेजमेंट का आगामी वीडियो बना रहे हैं। हम एजुकेशन मैनेजमेंट में 5वां चैप्टर शुरू किया था हमने कल, जो आज पूरा हो जाएगा। आज दोस्तों हम एक छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट का नाम है साला सिद्धि। साला सिद्धि कार्यक्रम। साला सिद्धि। साला सिद्धि आप लोगों ने निश्चित रूप से नाम सुना होगा। साला सिद्धि यह स्व मूल्यांकन के लिए स्कूल से एक साला सिद्धि का परफॉर्मा भी भरवाया जाता है, आपको यदि ध्यान हो तो। खैर, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहली बात, साला सिद्धि प्रोग्राम संचालन करता कौन है? संचालन करता किसके दिमाग में आई ये बात? यह है न्यूपा, NUEPA। मित्रों, मैं न्यूपा का एक वीडियो अलग बनाऊंगा आगे, 8वें चैप्टर में आएगा ये, तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ बस पूरा नाम बता देता हूँ इसका पूरा नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ, यहाँ ऑफ को गौर से देखना है, ऑफ एजुकेशनल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा हमारे देश की स्कूल या शैक्षिक नियोजन से संबंधित सबसे बड़ी एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसका पूर्व में नाम निपा था, NIEPA था। यूनिवर्सिटी के स्थान पर इंस्टीट्यूट था। मैंने यहाँ ऑफ को हाईलाइट क्यों किया है? क्योंकि यहाँ फुल फॉर्म जब आएगा तो इस ऑफ की जगह ऑफ, फॉर, ऑन, इन ऐसे शब्द दिए जाएंगे, बाकी पूरा सही होगा। तो यहाँ ऑफ ध्यान रखेंगे। मैं जब हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा 20 दिन बाद, तो फुल फॉर्म की पूरी फुल फॉर्म का एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, सारी परिभाषाओं का एक साथ वीडियो बनाऊंगा अलग से, 2 वीडियो अलग बनाऊंगा, तब आपको फुल फॉर्म की कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी। इसकी परिकल्पना किसने की थी? यानी ये किसकी परिकल्पना पर आधारित है साला सिद्धि का प्रोग्राम? साला सिद्धि NPSSE की परिकल्पना पर आधारित है। NPSSE NCERT द्वारा तैयार की गई एक योजना थी। NPSSE का पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम। अब देखना आप, नेशनल प्रोग्राम ऑन, समझे ना? देखो आप, यहां ऑफ आ रहा था, यहां पर आएगा ऑन। नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन। नेशनल यानी राष्ट्रीय, प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, मानक स्कूल के लिए, एंड इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन के लिए। राष्ट्रीय स्कूल मानक व मूल्यांकन कार्यक्रम हिंदी में इसका नाम है। राष्ट्रीय स्कूल मानक व मूल्यांकन कार्यक्रम। दोबारा देखो एक बार, इसका संचालनकर्ता न्यूपा है। न्यूपा का पूरा नाम नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी परिकल्पना NPSSE ने की थी। NPSSE का पूरा नाम नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवेल्युएशन है। यह प्रोग्राम सन 2013 में NCERT द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया। आप बात समझ गए? ठीक है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? तो स्कूल में जो दीर्घकालीन योजनाएं हैं, दीर्घकालीन योजनाओं के लिए
यानी जो योजनाएं लंबे समय के लिए बनाई जाती है उन योजनाओं के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसी पर आधारित था साला सिद्धि। तो मैं यह कह सकता हूं कि साला सिद्धि प्रोग्राम दीर्घकालीन योजनाओं के लिए बनाया गया था। आपके बात समझ में आई? यहां हमें अभी तक की चीजों में इन दोनों की फुल फॉर्म पर गौर करना है। न्यूपा की फुल फॉर्म में ऑफ है, एनपीएसएससी की फुल फॉर्म में ऑन है। इतना आप नोट कर सकते हैं। अब आता है आगे की बात। जो साला सिद्धि प्रोग्राम शुरू किया गया किस प्रशासनिक आधार से शुरू किया गया, यानी प्रेरित कैसे हुए हम? कोई भी काम करेंगे तो उसको कोई न कोई प्रेरणा तो मिलती होगी। तो साला सिद्धि प्रोग्राम के लिए प्रशासनिक आधार, साला सिद्धि कार्यक्रम के प्रशासनिक आधार। प्रशासनिक आधार का मतलब हम किस आधार पर इसको शुरू कर रहे हैं। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के कौन कौन से आधार यहाँ पे मिले। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से हमें ऐसे लगा कि साला सिद्धि शुरू करना चाहिए। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ, 2 शिक्षा नीतियाँ मुख्य थी, आपको शायद पता होगा। दूसरा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम सन 1995 में पारित किया गया था। यहां से भी हमें साला सिद्धि कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस हुई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भी हमने साला सिद्धि प्रोग्राम की आवश्यकता महसूस हुई। आरटीई 2009 में भी हमें लगा कि साला सिद्धि कार्यक्रम हमें, यानी ऐसा कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। वास्तव में साला सिद्धि कार्यक्रम एक प्रकार से किसी विद्यालय के स्वयं मूल्यांकन पर पत्र है कि विद्यालय खुद का मूल्यांकन करे कि वो क्या कर रहा है, ऐसा एक प्रोग्राम है साला सिद्धि। नंबर 5, आरटी 2009। नंबर 5, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। यहां पर भी हमें महसूस हुआ कि साला सिद्धि जैसा कोई कार्यक्रम हमें शुरू करना चाहिए। नंबर 6, यहां पर एक फुल फॉर्म आएगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा गौर से देखेंगे। छठी का नाम है पिंडिक्स, PINDICS, पिंडिक्स। देखो ये क्या चीज़ है। पिंडिक्स भी NCERT द्वारा तैयार की गई एक योजना थी। पिंडिक्स का पूरा नाम है, P का मतलब है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। यहां जो INDICS है, इसका पूरा नाम है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर, तो PINDICS का पूरा नाम है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी किसके लिए, किसकी परफॉर्मेंस के लिए थे? फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, फॉर एलिमेंट्री, एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक कक्षा 1 से 8 तक स्कूल टीचर्स। 2013 यह योजना भी NCERT के द्वारा तैयार की गई थी। एक बार फिर देखें, पिंडिक्स का पूरा नाम, P का परफॉर्मेंस, इस पूरे का इंडिकेटर्स है। आगे फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स 2013। एक 2014 में प्रोग्राम आया था, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय 2014। इतने कार्यक्रमों में हमने साला सिद्धि
कार्यक्रम शुरू करने का प्रशासनिक आधार मिला, हमें एक आवश्यकता महसूस हुई यहाँ से कि एक साला सिद्धि कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न यदि आएगा तो या तो अपेंडिक्स का पूरा नाम आना चाहिए या ऐसे आ जाएगा भी इनमें से साला सिद्धि कार्यक्रम का प्रशासनिक आधार कौन सा है या कौन सा नहीं है। आप एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आगे की बात, साला सिद्धि प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, उद्देश्य क्या थे इसके। तो मैंने आपको बताया साला सिद्धि प्रोग्राम का पहला उद्देश्य था विद्यालय द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना। विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन यानी वो खुद मूल्यांकन करे स्कूल कि मैं क्या हूं, मेरी क्या पोजीशन है, विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन करना। दूसरा, जब विद्यालय स्वयं मूल्यांकन करेगा तो विद्यालय में स्वयं सुधार भी आएगा। तो खुद के द्वारा स्वयं के द्वारा अपने आप में विद्यालय में अपने आप में सुधार करना। इसके अलावा आपको पता ही है भाई शिक्षा में गुणवत्ता लाना, बच्चों को विद्यालयों से जोड़ना, ये छोटी बहुत बात आप लोग बता सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट आती है, साला सिद्धि प्रोग्राम के 7 आयाम थे। साला सिद्धि प्रोग्राम के 7 आयाम, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 7 आयाम थे, 6 चरण हैं, 9 टूल्स हैं। 7 आयाम है, 6 चरण है, 9 टूल है। 7 आयाम, 6 चरण, 9 टूल। कैसे याद रखेंगे? देखो 7 आयाम, आयाम को क्रमबद्ध पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएंगे। साला में उपलब्ध संसाधनों की, पहला आयाम क्या है? साला में उपलब्ध संसाधनों, साला में उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता। भाई हमारी शाला में जो जो संसाधन हैं उनकी उपयोगिता, उन्हें अधिकतम उपयोग में लेना। नंबर 2, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना व सीखना सिखाना व आकलन करना। आकलन। नंबर 3, विद्यार्थियों की प्रगति उपलब्धि व विकास। विद्यार्थियों की प्रगति उपलब्धि व विकास। 7 आयाम है। पहला आयाम यह है, साला सिद्धि प्रोग्राम का पहला आयाम यह है कि आपके पास जो संसाधन हैं उनको अधिकतम उपयोग में लो। दूसरा, बच्चों को सीखना सिखाना और उनका आकलन करना। तीसरा, बच्चों की प्रगति, उनकी उपलब्धि और उनका विकास। आगे शिक्षकों का चौथा आयाम है, शिक्षकों का, जो अध्यापक है उनका कार्य प्रदर्शन व व्यावसायिक कार्य प्रदर्शन व व्यावसायिक उन्नयन। व्यावसायिक उन्नयन मतलब क्या है? शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनको प्रदर्शन करना, जो अच्छे शिक्षक अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, और उन शिक्षक है तो वो भी एक बिजनेस तो एक व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, उनमें उन्नति करना। नंबर 5, शाला नेतृत्व व प्रबंधन, स्कूल का नेतृत्व करना और उसका मैनेजमेंट। नंबर 6, समावेश स्वच्छता व सुरक्षा। समावेश स्वच्छता व सुरक्षा। और 7वां आयाम है समुदाय की सहभागिता। समुदाय की सहभागिता।
साला सिद्धि के 7 आयाम हैं। पहला आयाम है संसाधनों की उपयोगिता, सीखना सिखाना, विद्यार्थियों की प्रगति, शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन, शाला नेतृत्व प्रबंधन, स्वच्छता और सुरक्षा, समुदाय की सहभागिता। तो आप इनको नोट करें, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, शाला सिद्धि के चरण, 6 चरण। मैंने बताया 7 आयाम 6 चरण, नो टूल्स, है ना। तब चरण है शाला सिद्धि में स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया के 6 चरण हैं। शाला सिद्धि में स्व मूल्यांकन के चरण। मैंने आपको बताया शाला सिद्धि का मुख्य उद्देश्य है स्कूल द्वारा स्व मूल्यांकन करना है, खुद का मूल्यांकन करना, स्कूल खुद को मूल्यांकित कर रहा है, जिसके 6 चरण हैं। 6 चरण है इसके। सबसे पहला चरण एक बार मैं आपको बता देता हूं, भी स्कूल मूल्यांकित कर रहा है, खुद का मूल्यांकन कर रहा है, तो वो कैसे करेगा, आप गौर से समझें। मान लीजिए हमें स्कूल का मूल्यांकन करना है कि आपकी स्कूल की लाइब्रेरी की क्या स्थिति है, क्या स्थिति है आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचारणीय प्रश्न आएगा कि आप कौन सा बिंदु उठाना चाहते हैं। तो विचारणीय प्रश्न आएगा सबसे पहले। विचारणीय प्रश्न का मतलब आप लाइब्रेरी की जानकारी लेना चाहते हैं, तो पहला विचारणीय प्रश्न क्या होगा, लाइब्रेरी। अब आप लाइब्रेरी के बारे में स्कूल से तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। आपको पता चलेगा, स्कूल वाले आपको बताएंगे कि भी हमारी लाइब्रेरी में 2000 किताबें हैं, 500 मैगजीन्स हैं, ये वगैरह वगैरह। सबसे पहले विचारणीय प्रश्न आएगा, उसके बाद हम उसकी तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। तथ्यात्मक जानकारी लेने के बाद हम मानक व स्तर देखेंगे। हम ये देखेंगे कि उस स्कूल वाले ने जो लाइब्रेरी के जो हमें भेजे हैं किताबें, क्या वो उस स्कूल के लेवल में सही है। मान लीजिए एक सीनियर स्कूल है और वो किताबें भेज रहा है, 300 किताबें हमारी लाइब्रेरी में, तो क्या 300 किताबें सीनियर स्कूल के लिए पर्याप्त हैं, नहीं है। तो मानक और स्तर देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे भाई स्कूल वाले ने जो किताबें भेजी है हमें, जो जानकारी दी है, ज़रूरी थोड़ी है वो सही जानकारी दी है। ये भी तो हो सकता है उसके पास किताबें 40 लिख रहा है, वो 4000 किताबें हैं। हम उसके साक्ष्यों का स्रोत देखेंगे। हम ये कहेंगे भाई ये काम कर तू, ये किताबें जो है ना तुम्हारी, इसकी फ़ोटो खींच और फिर अपलोड कर, अब पता चलेगा अपने को। तो साक्ष्यों का स्रोत। उसके बाद हम उसे इनोवेशन देंगे, उसको नवाचार देंगे और उसको एक जांच सीट पकड़ा देंगे। आप बात समझे। सबसे पहले विचारणीय प्रश्न आएगा। विचारणीय प्रश्न आने के बाद हम उससे तथ्यात्मक जानकारी लेंगे। तथ्यात्मक जानकारी लेने के बाद मानक और स्तर चेक करेंगे। मानक और स्तर चेक करने के बाद हम उससे साक्ष्य लेंगे, साक्ष्य कि क्या वास्तव में वो जो जानकारी दे रहा है वो सही है। उसके बाद नवाचार आएगा और जांच सूची आएंगी। तो ये 6 चरण है शाला सिद्धि के। पहला चरण क्या है, विचारणीय प्रश्न। विचारणीय प्रश्न। विचारणीय प्रश्न के बाद हम क्या करेंगे, उसे स्कूल से तथ्यात्मक जानकारी मांगेंगे, उससे तथ्यात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी आने के बाद हम मानक देखेंगे कि क्या वो मानकों पर खरा उतर रहा है। मानक व स्तर देखेंगे। मानक और स्तर देखने के बाद साक्ष्यों के स्रोत देखेंगे। साक्ष्यों के स्रोत देखने के बाद हम उसे नवाचार देंगे और एक जांच सीट देंगे। नंबर 6 क्या आएगा, जांच सीट। तो ये शाला सिद्धि के मूल्यांकन के, स्व मूल्यांकन के 6 चरण हैं। आप इनको नोट करें। बहुत बढ़िया 6 चरण है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। अब आता है शाला सिद्धि के बाह्य मूल्यांकन। ये तो था स्व मूल्यांकन। अब आता है शाला सिद्धि द्वारा बाह्य मूल्यांकन।
साला सिद्धि में बाह्य मूल्यांकन। देखो, स्वयं मूल्यांकन का अर्थ तो आपको समझ में आता है, लेकिन ये बाह्य मूल्यांकन क्या अर्थ है? बाह्य मूल्यांकन क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में अध्यापक हो और आपने स्कूल की साला सिद्धि पोर्टल पर पूरी जानकारी लिख करके भेज दी। आपने बताया हमारा स्कूल इतना अच्छा है, हमारा प्लेग्राउंड ऐसा है, वैसा है, सारी जानकारी आपने भेज दी। अब क्या होगा कि बाह्य मूल्यांकन का अर्थ है कि आपने जो जानकारी भेजी है स्व मूल्यांकन की, उसकी पुष्टि करना, उसकी जांच करना स्वयं बाह्य मूल्यांकन होता है। स्व मूल्यांकन की पुष्टि करना ही बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। इसके लिए कुछ निर्धारित उपकरण या निर्धारित टूल्स काम में लिए जाते हैं। तो बाह्य मूल्यांकन का अर्थ क्या हुआ? स्व मूल्यांकन की पुष्टि करना, स्व मूल्यांकन की विशेष टूल्स या उपकरणों द्वारा, विशेष टूल्स यानी विशेष टूल्स द्वारा पुष्टि करना, इसकी जांच करना बाह्य मूल्यांकन होता है। ठीक है। और यहाँ टूल्स कितने हैं इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। टूल्स होते हैं 9। बाह्य मूल्यांकन के टूल्स कितने हैं? 9। मैंने बताया आपको 6 चरण 7 आयाम 9 टूल्स। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। बाह्य मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, क्यों किया जाता है? आपको पता है, बाह्य मूल्यांकन से पहली बात स्व मूल्यांकन की पुष्टि होती है। स्व मूल्यांकन की पुष्टि, बाह्य मूल्यांकन होगा तो गुणवत्ता में सुधार आएगा, विद्यालय में गुणवत्ता में सुधार आएगा, है ना। मेन ये 2 होती है। बाकी इसके अलावा तो आपको पता ही है, स्कूल में बच्चों में भावनात्मक विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, मार्गदर्शन मिलता है, ऐसा कुछ होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो ये थी साला सिद्धि, आप इसको नोट करें। तो मैं एक बार साला सिद्धि दोबारा 2 मिनट में रिपीट करता हूं, फिर मैं आपको स्कूल से संबंधित भामाशाह सम्मान योजना पर चर्चा करूंगा। आप गौर से सुने। साला सिद्धि न्यूपा द्वारा संचालित NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यूपा हमारे देश की सबसे बड़ी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी संस्था है। और यह परिकल्पना किसकी थी? नेशनल NPSSE नेशनल प्रोग्राम्स ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएशन की एक परिकल्पना थी, जो दीर्घकालीन योजनाओं के लिए बनाई जाती है। प्रशासनिक आधार कौन कौन से थे इसके? प्रशासनिक आधार में पहला प्रशासनिक आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, उसके बाद में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम जो 1995 में आया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, RT 2009, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिकार अधिनियम 2012, बहुत इंपॉर्टेंट था पिंडिक्स, PINDICS। पिंडिक्स में P का मतलब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स, जो 2013 में NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय 2014 अभियान। साला सिद्धि के उद्देश्य क्या थे? साला में स्व मूल्यांकन होना, साला का स्वयं सुधार करना। इसके 7 आयाम थे। 7 आयामों में पहला था साला में उपलब्ध संसाधनों की उपयोगिता, सीखना सिखाना, विद्यार्थियों की प्रगति, विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में जानकारी, शिक्षकों का कार्य प्रदर्शन, साला में नेतृत्व, साला प्रबंधन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और अंतिम थी समुदाय की सहभागिता। साला सिद्धि में स्व मूल्यांकन के 6 चरण थे। सबसे पहला चरण था विचारणीय प्रश्न, तथ्यात्मक जानकारी। तथ्यात्मक जानकारी के बाद में मानक और उसके स्तर, मानक और स्तर के बाद में साक्ष्य, साक्ष्य के बाद में नवाचार, नवाचार के बाद में जांच सूची या जांच लिस्ट। फिर हमने साला सिद्धि में बाह्य मूल्यांकन पढ़ा कि जो साला स्व मूल्यांकन कर रही है उसकी पुष्टि करना, उसकी जांच करना बाह्य मूल्यांकन 9 टूल्स के द्वारा किया जाता है, जहाँ 9 टूल्स आएंगे। ये था दोस्तों साला सिद्धि। आपको साला सिद्धि का पॉइंट कैसा लगा
जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ रहे हैं। पॉइंट है विद्यालय में दानदाता। विद्यालय में दानदाता, भामाशाह कहते हैं हम दानदाताओं को। क्यों कहते हैं पता है क्या आपको? ये तो पता ही होना चाहिए। दानदाता, विद्यालय में दानदाताओं का हम 3 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। सबसे पहले दानदाता, विद्यालय में ऐसे दानदाता जो विद्यालय के नाम से पहले अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा जी का नाम एक्स है या आपका नाम एक्स है या जो भी हैं, आप अपने नाम से स्कूल खुलवाना चाहते हैं सरकारी, तो आपको स्कूल को कितना डोनेशन देना होगा कि आपका नाम लगे। जैसे मान लीजिए आप अपने पापा जी का नाम मान लीजिए रामकरण जी है, मान लीजिए ऐसा, और आप उनका नाम लगवाना चाहते हैं, तो जैसे प्राइमरी स्कूल है तो आपको 30 लाख से ज़्यादा रुपए देने पर स्कूल का नाम हो जाएगा श्री रामकरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी गांव है आपका वो गांव। समझे आप बात? तो ऐसे भामाशाह का नाम विद्यालय से पूर्व जुड़वाने के लिए, भामाशाह का नाम स्कूल से पहले जुड़वाने के लिए क्या करना होगा? अब भामाशाह का नाम प्राथमिक विद्यालय से पहले जुड़वाना है आपको, प्राथमिक विद्यालय के लिए या उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए या माध्यमिक विद्यालय के लिए या उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। प्राथमिक विद्यालय के लिए आपको 30 लाख रुपए से अधिक डोनेशन देना होगा। यदि आप 30 लाख रुपए से अधिक डोनेशन देते हैं तो आपका नाम उस सरकारी स्कूल के नाम से पहले जुड़ जाएगा। आप यदि 50 लाख रुपए से अधिक देते हैं, 50 लाख रुपए से अधिक, तो 8वीं तक का जो स्कूल होगा उच्च प्राथमिक विद्यालय, उससे पहले आपका नाम जुड़ जाएगा। आपको माध्यमिक विद्यालय के नाम से पहले अपना नाम जुड़वाने के लिए 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। और यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय से पहले आप अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए देने होंगे। 2 करोड़ से अधिक, चाहे 1 रुपया दे दो। प्राथमिक विद्यालय से पहले नाम जुड़वाने के लिए 30 लाख से अधिक, उच्च प्राथमिक के लिए 50 लाख से अधिक, माध्यमिक विद्यालय के लिए 1.5 करोड़ से अधिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 2 करोड़ से अधिक रुपए आपको देने होंगे, तो आपका नाम स्कूल के नाम से पहले जुड़ जाएगा। आप इस पॉइंट को नोट करें। अब इसके बाद ये बातें तो लाखों में करोड़ों में ऐसे चल रही है, जरूरी थोड़ी है कोई दानदाता करोड़ रुपए दे। कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो 10,000 रुपये देना चाहता है, 5,000 देना चाहता है, तो भी उनको कोई न कोई सम्मान तो हम देंगे ही देंगे। तो नंबर 2, यदि कोई विद्यालय में छोटी राशि देना चाहता है, छोटी राशि दान के रूप में, तो क्या होगा? यहां पर आपको कौन कौन से सम्मान मिलेंगे? नंबर 1 सम्मान, यदि आप अपनी राशि 5,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच देते हैं, यदि आप 5,000 रुपए से 25,000 रुपए के बीच देते हैं तो आपको स्कूल एक उपाधि देगा सबसे पहले तो, और उस उपाधि का नाम होगा शिक्षा मित्र। और आपको एक सम्मान दिया जाएगा, एक छोटा सा सम्मान, और वो सम्मान का स्तर होगा विद्यालय स्तर, यानी आपको विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आप यदि विद्यालय को 5,000 से 25,000 रुपए, 25,000 के बीच देते हैं विद्यालय को दान के रूप में, तो आपको विद्यालय स्तर पर सम्मान दिया जाएगा। नंबर 2 बात, यदि आप 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच
राशि इनाम मतलब स्कूल को आप दान में देते हैं तो आपको शिक्षा सखा की उपाधि दी जाएगी स्कूल के द्वारा, शिक्षा सखा, और आपको ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 28 जून को सम्मानित किया जाएगा। यदि आप 1 लाख से 15 लाख के बीच दान देते हैं तो आपको शिक्षा श्री की उपाधि मिलेगी, ठीक है, और आपको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। यदि आप स्कूल को 15 लाख से 1 करोड़ के बीच दान देते हैं तो आपको शिक्षा भूषण की उपाधि मिलेगी और आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और यदि आप स्कूल को 1 करोड़ से अधिक, अनलिमिटेड 1 करोड़ रुपए से अधिक का दान देते हैं तो आपको शिक्षा विभूषण की उपाधि दी जाएगी और यहां पर भी आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आप बात समझे, आप स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को 5,000 से 25,000 रुपये के बीच इनाम देते, वो दान देते हैं तो आपको शिक्षा मित्र की उपाधि मिलेगी और ये उपाधि आपको विद्यालय स्तर पर ही दी जाएगी। 25,000 से 1 लाख रुपए के बीच इनाम देते हैं तो आपको शिक्षा सखा कहा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर यानी तहसील लेवल पर आपको, ब्लॉक जो बना हुआ आपका, उस लेवल पर आपको सम्मानित किया जाएगा। आप यदि 1 लाख से 15 लाख के बीच देते हैं तो आपकी उपाधि शिक्षा श्री होगी और आपको जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आप यदि 15 लाख से 1 करोड़ के बीच देते हैं तो आपको शिक्षा भूषण की उपाधि दी जाएगी और आपको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। और आपको 1 करोड़ से अधिक यदि आप देते हैं तो आपको शिक्षा विभूषण की उपाधि मिलेगी और आपको राज्य स्तर पर सम्मान किया जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये सारे के सारे इनाम 28 जून को दिए जाते हैं। ये जो भी राशियां हैं आप ये भी लिख सकते हैं नीचे 28 जून। 28 जून को क्यों? क्योंकि विद्यालय 28 जून को भामाशाह सम्मान दिवस कहते हैं। भामाशाह सम्मान दिवस, भामाशाह सम्मान दिवस 28 जून है। और ये जो भी उपाधियां हमने लिखी है ये सारी की सारी भामाशाह सम्मान दिवस को ही 28 जून को प्रदान की जाती है। विद्यालय में पैसा इकट्ठा करना, विद्यालय के लिए दान देने से विद्यालय में धन आएगा और धन आने से विद्यालय सुचारू रूप से चलेगा। तो ये धन कलेक्शन की 2 विधियां मैंने आपको बताई। अब एक आती है अक्षय या अक्षत पेटिका। अक्षय या अक्षत पेटिका ये क्या होती है? ये सरकारी स्कूलों में लगाई जाती है। इस पेटिका में शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी कोई भी क्षमतानुसार दान दे सकता है। एक प्रकार से दान पात्र होता है ये। तो अक्षत पेटिका क्या होती है? इसमें कोई भी क्षमतानुसार दान दे सकता है। 2 रुपये देना चाहते हो 2 दे दो, 100 देना चाहते हो दे दो, क्षमतानुसार दान दे सकता है। भाई हमने अभी तक पढ़ा वहां तो आपको यदि न्यूनतम राशि 5,000 रुपये देनी है आपको शिक्षा मित्र की उपाधि मिलेगी, न्यूनतम 5,000। लेकिन 5,000 से कम भी तो कोई स्कूल में दान दे सकता है। कोई 50 रुपये देना चाहता है दे दो। एक मुख्यमंत्री, यहां एक अनुपात आएगा बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना आई थी। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। इसमें एक छोटी सी चीज आपको मैं बताऊंगा। मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना ये थी, ये है
मान लीजिए आपके गांव में स्कूल नहीं है और आप सरकारी स्कूल खोलना चाहते हैं। आपने सरकार से गुहार लगाई, सरकार ने कहा बजट नहीं है। तो आपके पास एक तरीका है, आप मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना के तहत आप नया स्कूल खोल सकते हैं। एक नंबर बात, यह माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए योजना है। पहली बात तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए योजना। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने गांव से स्कूल की लागत का 40% पैसा इकट्ठा करना है। मान लीजिए स्कूल की लागत 1 करोड़ रुपए है, तो आप गांव से 40 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कीजिए। 60 लाख सरकार लगाएगी, 40 लाख जन सहयोग से इकट्ठा होगा। यानी यहां पर जन सहयोग राशि अनुपात राज्य सरकार राशि, आपको 60% राज्य सरकार देगी, 40% जन सहयोग से आपको इकट्ठी करनी होगी। ये थी मुख्यमंत्री जन सहभागिता विद्यालय विकास योजना। ये योजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए थी। इसमें 40% जन सहयोग किया जाएगा, 60% राज्य आपको राशि देगा। इसको नोट करें आप। तो मित्रों, ये था चैप्टर नंबर 5। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंटों का हमें काफ़ी इंतज़ार रहता है। दोस्तों, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।